इस वीडियो में हम समायोजन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समायोजन का अर्थ, समायोजन की परिभाषाएं, समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की विधियां, समायोजन के प्रकार, समायोजन की विशेषताएं और लक्षण। सबसे पहले समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता है। यह समायोजन व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार करता है। समायोजन की परिभाषाएं। बोरिंग, लैंगफेल्ड और विल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। स्मिथ के अनुसार अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। कोलमैन के अनुसार समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है। समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? समायोजन की प्रक्रिया की 7 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है उत्तेजना महसूस करना, अपूर्ण आवश्यकताओं के कारण आंतरिक या बाह्य या दोनों के द्वारा उत्तेजना का अनुभव। दूसरी अवस्था है द्वंद्व, आवश्यकताओं के पूर्ण न होने पर द्वंद्व का अनुभव करना। तीसरी अवस्था होती है तनाव, द्वंद्व की मानसिक दशा से तनाव की उत्पत्ति। चौथी अवस्था होती है तनाव के लक्षण का प्रकट होना, तनाव के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का प्रकट होना, जैसे पीड़ाग्रस्त एवं बेचैन रहना। पांचवी अवस्था है प्रयास, अपनी बेचैनी और पीड़ा को कम करने का प्रयास करना। छठवीं अवस्था है उन्मोचन, आवश्यकताओं की संतुष्टि से तनाव का कम होना। सातवीं अवस्था होती है समायोजन, उन्मोचन के आधार पर व्यक्ति स्वयं से तथा अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। तो समायोजन की 7 अवस्थाएं होती हैं समायोजन की प्रक्रिया की। समायोजन की विधियां। समायोजन की 2 विधियां होती हैं, पहली होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि सदा चेतन होती है। इन विधियों का उपयोग किसी विशेष प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति चेतन अवस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत माने जाते हैं। इन उपायों को लागू करने में वह अपना विवेक, तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता आदि का सहारा लेता है। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। मुख्य प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रत्यक्ष विधि है लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयासों का नवीनीकरण। दूसरी प्रत्यक्ष विधि है विश्लेषण और निर्णय। अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधि या उपाय वह है जिन्हें वे अचेतन रूप से अपनाते हैं, तनावपूर्ण स्थिति, पीड़ा एवं दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधियों को मनोरचनाएं भी कहा जाता है। ब्राउन के अनुसार मनोरचनाएं चेतन और अचेतन प्रक्रियाएं हैं जिनसे आंतरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है। ब्राउन के अनुसार मनोरचनाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक या प्रमुख मनोरचनाएं, दूसरा है गौण मनोरचनाएं। मनोरचनाओं को अप्रत्यक्ष विधियां भी कहते हैं। प्राथमिक मनोरचनाएं कौन सी हैं? सबसे पहला है उदात्तीकरण, अनैतिक प्रवृत्तियां या प्रेरकों का नैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयों की ओर निर्देशन ही उदात्तीकरण है। उदाहरण, प्रेम में दुखी होकर कवि साहित्यकार या संगीतकार बन जाता है। दूसरों पर आक्रमण करने की इच्छा की पूर्ति फुटबॉल, हॉकी आदि खेलों में दक्षता प्राप्त करके करना, ये उदाहरण है उदात्तीकरण के। अगली मनोरचना है दमन। दमन मनोरचना द्वारा विभिन्न दुखद, भयावह विचार एवं इच्छाएं व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके चेतन मन से हटकर अचेतन मन में चली जाती हैं, अर्थात व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और उसके चेतन मन से हटकर अचेतन मन में चली जाती हैं। इसका प्रयोग अधिकतर बाल्यकाल में किया जाता है। अतः दमन के द्वारा हमारे दुखद अनुभव, कटु स्मृतियां, मानसिक संघर्षों और लुप्त आकांक्षाओं को अचेतन मन में किसी कोने में धकेल दिया जाता है। उदाहरण के लिए
कोई ऐसी कोई बुरी घटना जो हमारे सामने हुई हो और हमें दुख पहुंचाती हो, ऐसी घटना को हम समय के साथ भूल जाते हैं तो उसे कहते हैं दमन। शमन क्या है? यह वह मानसिक मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद और कष्टप्रद घटनाओं, विचारों, इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि को चेतना से, चेतन मस्तिष्क से जानबूझकर निकाल देता है। दमन में तो जानकारी के बिना ही अपने आप ही समय के साथ चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती हैं, उसे कहते हैं दमन। और समन में जो हमारी कटु स्मृतियां होती है वो जानबूझकर हम अपने चेतन मन से निकालना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं समन। उदाहरण के लिए हमसे गलती हो जाती है तो हमें बुरा लगता है, परंतु यह सोचकर हम बात को दिमाग से निकाल देते हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, फिर उसे भूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं समन। प्रतिगमन क्या है? प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ है पीछे लौटना। प्रतिगमन एक प्रकार का सुरक्षात्मक प्रयास है जिसमें व्यक्ति वर्तमान कठिनाई से बचने के लिए उन प्रक्रियाओं को अपनाता है जो विकास क्रम के प्रारंभिक वर्षों में संतुष्टि प्रदान करती थीं। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने से कम उम्र के व्यक्तियों के व्यवहार को अपनाता है। जैसे छोटे बच्चे के पैदा होने पर जब बड़े बच्चे की ओर माता पिता कम ध्यान देते हैं तो बड़ा बालक अनेक शैशवकालीन व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, जैसे चीज न मिलने पर जमीन में लौट कर चीख चीख कर रोना, अंगूठा पीना, तुतलाकर बोलना आदि। इसको कहते हैं प्रतिगमन। युक्तिकरण, युक्तिकरण को औचित्य स्थापन भी कहते हैं। युक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है तार्किक बनाना। युक्तिकरण एक ऐसा आवरण है जिसे हम अपनी कमियों और बुराइयों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं जिससे हमें इनका सामना न करना पड़े। युक्तिकरण का उदाहरण है, विद्यार्थी फेल हो जाने पर युक्ति या तर्क देता है कि वह बीमार हो गया था या पेपर मुश्किल था या कोर्स से बाहर आया था। गौण मनोरचनाएं, गौण मनोरचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रक्षेपण, प्रक्षेपण गौण मनोरचना है। प्रक्षेपण क्या है? स्वयं के अवांछित विचारों, इच्छाओं, दोष तथा बुरे कार्यों को दूसरों पर थोप देने के सुरक्षात्मक प्रयास को प्रक्षेपण का नाम दिया जाता है। वास्तव में स्वयं को बुरा समझना व्यक्ति के लिए अत्यंत दुखद और भयावह होता है। इस कारण वह अपनी व अंतर्निहित द्वेष भावना या बुरे विचारों को स्वयं में न देखकर अन्य व्यक्तियों में देखता है। इसका उदाहरण क्या है प्रक्षेपण का? जो व्यक्ति स्वयं बेईमान होता है वह इस बेईमानी को स्वयं में न देखकर अन्य व्यक्तियों में देखता है और उन्हें बेईमान बताता है। ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। मतलब अपनी बुराइयों को किसी दूसरे में देखना और किसी दूसरे में बोलना कि ये तो बेईमान है, ये चोर है, इस तरह से इसको प्रक्षेपण कहते हैं। आत्मीकरण, आत्मीकरण मनोरचना में व्यक्ति दूसरे के गुणों के अनुरूप स्वयं को बनाता है, यानी दूसरे के जैसा बनना चाहता है, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को अपनाने की प्रक्रिया को आत्मीकरण कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है? हीरो या फिल्म स्टार बनने का इच्छुक हीरो के हाव भाव या हेयर स्टाइल को अपना लेता है, यह आत्मीकरण का उदाहरण है। विस्थापन, विस्थापन एक ऐसी मनोरचना है जिसमें इस विचार या वस्तु से संबंधित संवेग किसी अन्य पर स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण, एक स्त्री जो अपने पति से क्रोधित है वह क्रोध के संवेग को पति पर व्यक्त नहीं कर सकती, अतः वह अपने बच्चे को पीटने लगती है। यही विस्थापन है, यानी अपने संवेग को क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति के प्रयास व्यक्ति की हीनता तथा अनुपयुक्त की भावना से रक्षा करने का प्रयास है। उदाहरण, पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त करने की चेष्टा करता है, ये क्षतिपूर्ति का उदाहरण है, यानी किसी चीज में कोई कमजोर है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो मेहनत कर रहा है। सहानुभूति, इस मनोरचना के अंतर्गत व्यक्ति अपनी असफलताओं और कमियों के लिए दूसरे व्यक्तियों से सहानुभूति की अपेक्षा करता है, इसी से उसे संतोष प्राप्त होने लगता है। इसका उदाहरण है, घर में औरत बालक की सही ढंग से देखभाल न करने के कारण यह कहती है कि वह घर में बहुत व्यस्त रहती है, उसे कोई सहयोग देने वाला नहीं है, इसलिए वह दूसरों से इस बात के लिए सहानुभूति की अपेक्षा करती है और जब उसे सहानुभूति मिलने लगती है तो वह उसी में संतोष उसे प्राप्त होने लगता है। इस तरह की मनोरचनाएं चिंता और कमियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित साधन है, परंतु कई बार
इस प्रकार के साधनों के प्रयोग से व्यक्ति किसी अन्य मुसीबत में पड़ जाता है। अतः बच्चों को अस्थायी रक्षा साधनों या मनोरचनाओं के प्रयोग के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए। शैक्षिक समायोजन में अध्यापक की भूमिका। शैक्षिक समायोजन में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अहम होती है। अध्यापक शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए अहम व्यक्ति होते हैं। अध्यापकों की भूमिका के बारे में कुछ बातें ये हैं। अध्यापकों को छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक को छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी प्रति दायित्व दिखाना चाहिए। अध्यापकों को छात्रों के हर तरह के सवालों के जवाब देने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। अध्यापक को छात्रों को उनके सीखने में सक्रिय भागीदार मानना चाहिए। अध्यापक को छात्रों को ज्ञान बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रतिबिंबित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विविधता को अपनाना चाहिए और समावेश करना चाहिए। अध्यापक को हमेशा ही उच्च आदर्शों व मूल्यों से युक्त आचरण व व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक को सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास विद्यार्थियों में करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक में सबसे पहले स्वयं के अंदर सामाजिक समायोजन और मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है।